ये हर्षकालीन सैन्य व्यवस्था उसे हिंदूकालीन सैन्य व्यवस्था के अंतर्गत। ठीक है, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं गुप्तकालीन सैन्य व्यवस्था। मित्रों, मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था और पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। मौर्यकालीन, फिर उसके बाद गुप्तकालीन, फिर हर्षकालीन। तीनों व्यवस्थाओं में लगभग आप देखेंगे कुछ न कुछ समानताएं हैं, कुछ न कुछ व्यवस्थाएं नहीं हैं। ठीक है, चलिए हम एक बार इसको हर्षकालीन सैन्य व्यवस्था को आपको पढ़ा देते हैं, फिर तीनों में थोड़ा थोड़ा जो कमियां बची होंगी तो थोड़ा सा अंतर होगा, उसको हम आप लोग सामान्य रूप से देख लेंगे। मित्रों, एक बार फिर से आपसे हम कहेंगे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। हर्षकालीन सैन्य व्यवस्था, सबसे पहले सामान्य परिचय देख लेते हैं। इसके पहले गुप्तकालीन साम्राज्य चल रहा था। ठीक है, हर्ष का जो कार्यकाल है वो 606 ईस्वी से 647 ईस्वी का काल माना जाता है। गुप्त काल के प्रतापी राजा अस्कंद गुप्त की मृत्यु के पश्चात सामंतों ने अपने को स्वतंत्र कर लिया। मित्रों, मौर्य काल में आप देखेंगे तो जैसे मौर्य काल की व्यवस्था थी, जब वहाँ पर कलिंग युद्ध में सम्राट अशोक ने अपने आप को बौद्ध धर्म का अनुयायी बना लिया। बौद्ध धर्म का मतलब होता है अहिंसावादी। युद्ध के प्रति घृणा की भावना उत्पन्न हो गई और आपको मालूम है कि फिर राज्य की सुरक्षा व्यवस्था के लिए सेना की मजबूती और युद्ध के लिए तत्परता जरूरी है। ठीक है, अगर राज्य को, अगर आप कहिए कि अहिंसा का पालन करते हुए अगर आप राजा के दायित्वों का अगर आप निर्वाह कर लेंगे तो ये असंभव है। मित्रों, राम राज्य को बहुत अच्छा माना जाता है। भगवान राम वो राजा थे जिन्होंने प्रजा की सुख के लिए अपने सुखों का त्याग कर दिया। लेकिन जहां बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा की बात आती है, वहां पर वो जो है सीधे डायरेक्ट लड़ाई के लिए भी तैयार रहते हैं। यानी अगर एक राज्य की व्यवस्था को चलाना है, राज्य को सुरक्षित रखना है और वास्तव में प्रजा की रक्षा करनी है विदेशी आक्रमणों से, तो आप युद्ध से विमुख नहीं हो सकते। ठीक है, यही गलती थी मौर्य साम्राज्य के पतन का, सम्राट अशोक की एक भूल का। हाँ, उनको अगर अहिंसा पालन करना था तो अहिंसा का पालन करते हुए वो संन्यास ले लेते, अपने पुत्र महेंद्र को जो भी थे उनको राजा बना देते, लेकिन उनको खुद जो है राज्य के साथ में अहिंसावादी नीति को जोड़ने का कोई अधिकार नहीं था। ठीक है, ये बात दूसरी है कि उनकी धाक उस समय बहुत पहले से बनी हुई थी, जिसके कारण उसको उसके पतन होने में काफ़ी समय लग गया। लेकिन आज के समय में अगर देखा जाए तो कोई अहिंसावादी राज्य, या उसके किसी भी समय देखा जाए कि अहिंसावादी राज्य अगर आप कहिए कि बहुत दिनों तक सुरक्षित रहेगा, तो असंभव है। मित्रों, आप लोगों के उदाहरण के रूप में तिब्बत आपके सामने है। ठीक है, तिब्बत, भूटान को आप देख लीजिए। अगर भारत का संरक्षित राज्य भूटान ना हो तो आप क्या समझते हैं, चीन इस पे कब्जा नहीं कर लेगा? प्रयास तो रत रह रहा, डोकलाम में तो आया था जो है, लेकिन कहिए कि भारत का संरक्षित राज्य होने की वजह से चीन ऐसा नहीं कर पाया। लेकिन अगर वही तिब्बत भी भारत का संरक्षित राज्य अगर होता तो संभवतः भारत उसके सपोर्ट में खड़ा हो गया होता। ठीक है, लेकिन उस समय, अब आप बताइए, तिब्बत बेचारा एक शांतिपूर्ण ढंग से रहने वाला राज्य, मुख्य बौद्धिस्ट राष्ट्र, शांति को सपोर्ट करने वाला, ठीक है, उसको जो है चाइना ने वहां पे कितना अत्याचार शुरू कर दिया और उस पर कब्जा भी कर लिया और पता नहीं कितने कितने अत्याचार कर रहा है ना। तो मित्रों, ये सत्य है। अगर आपको राज्य की व्यवस्था को चलाना है, किसी राजा को, तो उसको सेना को मजबूत तो करना ही होगा। युद्ध से विमुख वो नहीं हो सकता, चाहे राम का शासन हो, चाहे भगवान कृष्ण का शासन हो। ठीक है, आप देख चुके हैं, सब आप लोग जानते हैं, रामायण महाभारत आप सब लोग देखे हैं। ठीक है, चलिए, हाँ, अगर आपको शांतिपूर्ण और शांति चाहिए तो आप संन्यास लेके आप जंगल में चले जाइए, खुद आप शांति का अनुभव करिए, खुद आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर राज्य चलाना है तो राज्य को आप जो है शांति का नाम लेकर, अहिंसा का नाम लेकर आप अपने प्रजा को मौत के मुख में आपको धकेलने का कोई अधिकार नहीं है और करना भी नहीं चाहिए एक राज्य को। ठीक है, चलिए, अब यहाँ आप देख सकते हैं कि गुप्त काल के प्रतापी राजा जब अस्कंद गुप्त की मृत्यु हो गई तो उसके बाद जो सामंत, सामंत का मतलब वही अधीन राजा, जो उनके अधीन राजा हैं, जो जब ये शक्तिशाली थे तो उनको टैक्स दिया करते थे, ठीक है, बदले में उनको सुरक्षा दी जाती थी। तो वही सामंती राजा जब देखे कि अब वो सम्राट के यहाँ कोई संभालने वाला नहीं है, तो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिए। भाई, कौन टैक्स देना चाहेगा मुफ्त में, आप बताइए? कोई फालतू पैसा देना चाहेगा? नहीं।
तो इन्होंने अपने को स्वतंत्र घोषित कर लिया, जिसके कारण उत्तर पश्चिम सीमा की ओर से विदेशी आक्रांताओं विशेषकर हूणों को भारत में प्रवेश का मौका मिल गया। भाई जब अंदर की केंद्रीय शक्ति कमजोर हो गई तो बाहर वालों को आक्रमण का मौका तो मिलेगा ही, वे तो आक्रमण करेंगे ही, उनको तो मौका चाहिए कि जैसे आप कमजोर हो वैसे तुरंत ये आक्रमण करके एक एक राज्य को जीतना शुरू कर दे, यही चाहते हैं। तो विदेशी आक्रांताओं का मतलब मित्रों बाहर के आक्रमणकारियों को, जिसमें प्रमुख रूप से हूण हैं, इनको भारत में प्रवेश का मौका मिल गया और 550 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य की समाप्ति के साथ ही भारत का स्वर्ण युग समाप्त हो गया। ठीक है, और हूणों के उस समय हूणों का आक्रमण शुरू हो गया। हूणों में जो प्रमुख वहां के राजा थे, हूण राजा तोरणमाल थे, मिहिरकुल था। मिहिरकुल भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। कि आक्रमणों से गुप्त सम्राटों का विशाल साम्राज्य तहस नहस हो गया, किंतु थानेश्वर के प्रभाकर वर्धन ने शक्तिशाली राज्य की स्थापना करके वाह्य शक्तियों को परास्त किया। राज्यवर्धन और हर्षवर्धन इसी प्रतापी राजा प्रभाकर वर्धन के ही पुत्र थे। ठीक है, 605 ईस्वी में प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद राज्यवर्धन राजा बने, लेकिन शीघ्र ही वे भी धोखे के शिकार हो गए। धोखे के उनकी हत्या हो जाने के कारण 606 में हर्षवर्धन थानेश्वर के राज सिंहासन पर आसीन हुए। हर्षवर्धन ने शीघ्र ही सैनिक शक्ति का विकास करके संपूर्ण उत्तरी भारत के राज्यों पर अधिकार कर लिया और कन्नौज को अपने साम्राज्य का केंद्र बनाया। इसलिए हर्षवर्धन की सैन्य पद्धति को कन्नौज साम्राज्य की सैन्य पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये सामान्य, ये संक्षिप्त में हो गई हर्षवर्धन कालीन सैन्य व्यवस्था। सॉरी, हर्षवर्धन का परिचय, हर्षकाल का परिचय, सुने हर्ष के साम्राज्य का परिचय कैसे शुरुआत हुआ। ठीक है, तो सैन्य व्यवस्था वहां की किस प्रकार थी आप देख सकते हैं। प्राचीन भारत के अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाने वाला हर्षवर्धन, इसकी सैन्य व्यवस्था श्रेष्ठ ही रही होगी, क्योंकि लिखित बहुत ज़्यादा प्रमाण नहीं मिल रहा था। इसलिए अगर ये श्रेष्ठ, अगर इसने पूरी संपूर्ण भारत को या काफ़ी बड़े अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था, विशाल सेना रखे हुए था, तो इसका मतलब कि सैन्य व्यवस्था श्रेष्ठ ही रही होगी। ठीक है, किंतु बाणभट्ट द्वारा हर्षचरित मित्र बाणभट्ट की रचना है मित्रों एक हर्षचरित, तथा चीनी यात्री हुएनसांग जो कि यहाँ पे रहता था, इन्हीं के काल में भारत आया था हर्षवर्धन के काल में, तो उसने जो लिखित अपना जो विवरण दिया है, इस काल की सैन्य पद्धति की पूर्ण एवं विस्तृत जानकारी नहीं मिल पाती। फिर भी इस काल की सैन्य पद्धति को हम निम्न रूपों में स्पष्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब जो सैनिक व्यवस्था है, ना बाणभट्ट ने अपने हर्षचरित में लिखा है, ना ही चीनी यात्री ने अपने सारी व्यवस्थाओं को, सीधी सी बात है कि क्या क्या लिखें क्या ना लिखें, वही कंडीशन इनकी भी थी। सारी व्यवस्थाओं को तो लिखा, लेकिन इन्होंने सैनिक व्यवस्था को इन्होंने ढंग से नहीं लिखा। अब उसको जब नहीं लिखा तो हम उनके कार्यों के आधार पर ही उसकी विवेचना कर सकते हैं। भाई अगर कोई व्यक्ति ताकतवर है तो मान सकते हैं अच्छा ही रहा होगा, बहुत शक्तिशाली है। कोई व्यक्ति अगर किसी सेना को बराबर सफलता मिल रही है तो मान सकते हैं कि सेना प्रशिक्षित रही होगी, है ना। उसी आधार पर हम निम्न रूप में उसको हम प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, दिग्विजय की भावना इस काल में भी विद्यमान थी, इसीलिए राज सिंहासन पर बैठते ही राजाओं द्वारा उत्साहित किए जाने पर हर्षवर्धन ने भी दिग्विजय की प्रतिज्ञा की थी। और दिग्विजय को पूर्ण करने के लिए हर्षवर्धन ने भी एक विशाल सेना को संगठित किया, जिसमें सामंती सेना का महत्वपूर्ण योगदान था। मित्रों वही सामंत जिसको हम बारे में हम बता चुके हैं, अधीन राजाओं की सेना। ठीक है, सामंत युद्ध एवं शांति दोनों ही स्थितियों में सम्राट का साथ देते थे। आक्रामक कार्यवाही में सैन्य सहायता करते थे। शांति काल में वो कर वसूली करके धनों को एकत्रित करके सम्राट तक पहुंचाते थे। और युद्ध यात्राओं के समय जो राजसी सेना जब गुजरती थी तो अपने अपने क्षेत्र में सभी सामंत राजा को जरूरत के अनुसार सुविधाएं मुहैया कराती थी। रुकने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, जिसके क्षेत्र में सम्राट गए वही सामंती राजा इन व्यवस्थाओं को करता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सैन्य संगठन तथा सेना के अंग। चीनी यात्री हुएनसांग ने हर्षकालीन सेनांगों का उल्लेख करते हुए लिखा है, कुछ तो लिखा है ये फिलहाल, कि हर्षवर्धन के संघर्षिक जीवन के प्रारंभ में उसकी सेना में 5000 हाथी, 20,000 घुड़सवार, 50,000 पैदल सैनिक थे, जो बाद में कई गुना बढ़ गए थे। यानी कई गुना बढ़कर, यानी शुरुआती काल में इतने हाथी, इतने घोड़े, इतने पैदल सैनिक थे, लेकिन बाद में
लगभग उसकी सेना में 60,000 हाथी हो गए थे और लगभग 1,000 पैदल सैनिक हो गए थे। अब इस यहाँ पर लड़ाकू अंगों में मात्र 3 अंगों घुड़सवार, गज सेना तथा पैदल सेना के विवरण के साथ का ही उल्लेख मिलता है, लेकिन रथों का लड़ाई के मैदान में कोई उल्लेख नहीं मिलता। मित्रों, आप देख सकते होंगे तो मौर्य काल में भी यानी रथों का पतन कहाँ से शुरू हुआ? जब झेलम के संग्राम में सिकंदर ने महाराज पोरस को हराया था, क्योंकि पोरस की सेना पूरब की सेना में रथों की प्रमुखता थी, जो खास करके धर्म युद्धों में ही प्रयोग किए जा सकते थे। लेकिन पानी बरसने के कारण रथ जो है बेकार हो गए। तो धीरे धीरे जब बाहरी आक्रमण शुरू हो गए तो धीरे धीरे धर्म युद्धों के समय भी समाप्त हो गए। धर्म युद्धों और बाहर के आक्रांताओं को तो केवल विजय से मतलब था, धर्म युद्ध का कोई मतलब नहीं था। इसलिए ऐसी सेना की आवश्यकता पड़ी जो हर प्रकार के मौसम में हर प्रकार की भूमि पर कार्य कर सके, जिसके लिए रथ सेना बिल्कुल अनुपयुक्त थी मित्रों। ठीक है, रथ सेना ना तो नदियों को पार कर सकती थी, ना जो है ऊंची नीची भूमि पर लड़ाई कर सकती थी, और ना ही गीले भूमि पर कार्य कर सकती थी, और ना ही हर प्रकार के मार्गों पे चल सकती थी। उसको तो रोड चाहिए जो कि कम से कम 6 से 8 से 10 फीट चौड़ा हो। लेकिन घुड़सवार सेना ऐसी सेना थी जो कि आप घोड़े पर बैठिए और चाहे नदियों को पार करिए, चाहे जंगलों में घुस के चले जाइए, चाहे पहाड़ियों पे पार हो जाइए, चाहे ऊंची नीची भूमि पे पार हो जाइए, चाहे जैसे भी आप चाहे जहां चले जाइए। ठीक है, इसीलिए जो है धीरे धीरे मौर्य काल में थोड़ा सा कम हुआ, गुप्त काल में काफी कम हो गया, लेकिन हर्षवर्धन के काल में रथों की सेना का उल्लेख उन्होंने किया ही नहीं है। इसका मतलब कि रथ सेना होती ही नहीं थी। ठीक है, अब देख सकते हैं रथों का उल्लेख जो है नहीं हुआ है। बाण भट्ट ने हर्षचरित के में सामरिक युद्धों के उपयोग में रथों का कोई उल्लेख ही नहीं किया है। इससे प्रतीत होता है कि हर्षवर्धन ने युद्धों में रथों का प्रयोग किया ही नहीं। हर्ष की सेना में 1 लाख घुड़सवारों का होना, अब यहाँ पर मित्रों 1 लाख घुड़सवारों की सेना भी हो गई थी। फिलहाल हमने तो सुना है कई लाख घुड़सवार सेना थी, लेकिन यहाँ पर 1 लाख घुड़सवारों की सेना थी। इस बात का यह प्रमाण है कि घुड़सवार सेना ही प्रमुख थी, जिसकी गतिशीलता पर जय एवं पराजय निर्भर करती थी। मित्रों, फिर भी जो है जहां सामंती व्यवस्था लागू थी वहां पर 1 लाख की घुड़सवार सेना बहुत बड़ी सेना होती थी। ठीक है, क्योंकि लड़ाई के लिए सम्राट की मदद करने के लिए तो सामंती राजा थे ही, अब यहाँ उसको इतनी बड़ी सेना रखने की जरूरत क्या थी? लेकिन फिर भी 1 लाख घुड़सवार सैनिक थे, तो मान के चल सकते हैं कि काफी बड़ी सेना थी हर्षवर्धन के पास, वो भी घुड़सवारों की। ठीक है, और इसी की गतिशीलता पर ही जय और पराजय निश्चित करती थी। विजय एवं पराजित होना इसी की गति पर निर्भर करती थी, यानी सबसे जो शक्तिशाली सेना थी वो घुड़सवार सेना थी। 60,000 हाथियों का यह होना सिद्ध करता है कि हर्ष ने गज सेना के रख रखाव का विशेष प्रबंध किया था। मित्रों, यूं मान के चलिए कि यहाँ अगर आप लोगों को एक हाथी रखने के लिए कहा जाए तो हम उसका चारा पानी नहीं दे सकते। तो एक राजा जो है जब 60,000 हाथियों को रखता है तो सोचिए कि आप वो 60,000 हाथियों के रख रखाव के लिए कितने कर्मचारियों को उसने रखा होगा। इसकी कल्पना हम आप कर सकते हैं कि उसने विशेष प्रबंध किया था हाथियों के लिए। और गज सेना को अधिक महत्व देने का उद्देश्य शत्रु के प्राकारों को तोड़ना, खाइयों को पार करना, शत्रु सेना में भय उत्पन्न करना, युद्ध में अपनी पैदल सेना को एक विशेष प्रकार की आड़ यानी छिपाव, आड़ जिसे कहते हैं, सामने से आक्रमण होने लगे तो शत्रु सामने हाथियों को देखकर वो भयभीत हो जाए। ठीक है, तो यही विचार उसका रहा होगा। ठीक है, और इस काल में नौशक्ति के भी होने का उल्लेख मिलता है। कामरूप के एक राजा थे जिनके पास उस समय प्रबल नौशक्ति थी, तथा हर्ष के मित्र राजा भास्कर वर्धन के पास कई हजार जलयान होने का उल्लेख मिलता है। जिसका मतलब कि हर्षवर्धन के काल में नौसेना भी बहुत थी, शक्तिशाली नौसेनाएं भी होती थी, लेकिन हर्ष के पास कोई नौसैनिक होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता, और ना ही नौसैनिक संगठन का कोई प्रमाण हर्षवर्धन के पास में मिलता है। और लड़ाकू अंगों के अतिरिक्त युद्ध में उनके सहायक अंग भी होते थे, जिनमें झाड़ू लगाने वाले, पहरा देने वाले, शिविर लगाने वाले, मतलब वही टेंट वगैरह तानने वाले, भोजन की व्यवस्था करने वाले, सेनाओं के लिए सारी व्यवस्था देने वाले असैनिक भी होते थे, जिन्हें सहायक अंग कहा जाता है। ठीक है, अब आगे देख सकते हैं सैनिक भर्ती एवं वेतन। भर्ती में सैनिक परिवारों एवं
सैनिक परिवारों को, कहने का मतलब जिसके पिता वगैरह सैन्य सेवा में हो उनके बच्चों को भर्ती किया जाता था। एवं वीर पुरुषों को, यानी जो जरूरी नहीं है कि जो सैनिक परिवार से आया हो उसी की भर्ती हो, जो वीर पुरुष होते थे जहां ट्रेनिंग के दौरान जो बहादुरी दिखाते थे उनको भी भर्ती कर लिया जाता था, उनको भी वरीयता दे दी जाती थी। सामंती सेना, अस्थायी सेना के अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर अस्थायी सेना की भी भर्ती हो रही थी। मित्रों यहाँ पर अस्थायी सेना का मतलब क्या होता है कि वो सैनिक, वो सेना जिसको जरूरत पड़ने पर भर्ती कर दिया जाए और उसके बाद जब तक उनकी जरूरत हो उनको पेमेंट दिया जाए, भत्ते दिए जाएं, लेकिन जब जरूरत खत्म हो जाए तो उनको तुरंत उनके सम्मान के साथ उनको विदाई देकर उनको घर वापस भेज दिया जाए। ठीक है, तो अस्थायी सेना के रूप में अगर देखा जाए तो आज के समय में जो अग्निवीरों की भर्ती हो रही है तो इसको हम कह सकते हैं कि कुछ इसी तरह की भर्ती उस समय होती थी, लेकिन यहाँ पर अग्निवीरों को वहाँ पर ले जाकर 25% आरक्षित किया जाएगा और लगातार सैनिक के रूप में ये लोग 4 वर्षों तक सेवा करेंगे, उसके बाद इनको जो है रिटायर किया जाएगा। लेकिन वहाँ पर जब लड़ाई में ज़रूरत पड़ती थी तब भर्ती किया जाता था, लड़ाई खत्म तो उनकी नौकरी भी खत्म हो जाती थी। ठीक है, उस काल तक उनको अच्छा वेतन दिया जाता था। ठीक, आगे अस्थायी सैनिकों को वेतन भत्ता तथा अस्थायी सैनिकों को उचित पारिश्रमिक देने की व्यवस्था होती थी। ठीक, प्रशिक्षण, सैनिक प्रशिक्षण हेतु किसी विद्यालय प्रशिक्षण केंद्र आदि का कोई उल्लेख तो नहीं मिलता, लेकिन अब आप समझ सकते हैं कि जिस राजा के अंदर दिग्विजय की लालसा हो, विदेशी शत्रुओं को जिसने पराजित किया हो, विशाल साम्राज्य को उसने सुरक्षित बनाया हो, यह सिद्ध करता है कि प्रशिक्षण की कोई न कोई व्यवस्था जरूर रही होगी। ठीक है, अब बाणभट्ट ने हर्षचरित में हाथियों को प्रशिक्षित करने के साथ साथ सैनिक एवं राजा को भी व्यायाम करने की आवश्यकता का उल्लेख किया है। ठीक, शस्त्रास्त्र हथियार क्या थे? इस काल में हथियारों का विस्तृत उल्लेख प्राप्त न होने तथा ह्वेनसांग एवं बाणभट्ट के उल्लेखों से यह संभावना व्यक्त की गई है पूर्व की भांति परंपरागत हथियारों का ही प्रयोग होता रहा है, जिसमें कुछ आक्रमण तथा कुछ रक्षात्मक होते थे। आक्रामक हथियारों में कौन कौन से हैं? इन हथियारों में धनुष, बाण, तलवार, भाला, हस्त, पफा, कृफ्त जिसे कहते हैं, एक प्रकार से ये हाथों से फेंका जाने वाला शत्रु को फंसा कर गिराने वाला अस्त्र होता था। दूसरा है मागुरा, जो शत्रु सवार को फंसा कर यानी घुड़सवारों को फंसा कर गिरा दिया जाने वाला एक रस्सी का फंदा होता था, तथा बल्लम, ये भी वहां पर प्रयोग किया जाता था। और रक्षात्मक हथियारों में ढाल हो गया, जिससे तलवारों का वार रोका जाता है। आप सब लोग जानते हैं, आप लोग रामायण देखे होंगे, महाभारत देखेंगे और भी फिल्में भी देखे होंगे, तो उनमें आप देखते हैं तलवार के वार को जिस हथियार पर जो पट्टे की तरह होता था, कहीं पर गोलाकार ढाल होती है, कहीं चौकोर होती है, कहीं पर चंद्राकार होती है, तो हर प्रकार की ढाल हर काल में अलग अलग होते रहे हैं। ठीक है, तो वही होती है ढाल, जिस पर तलवार के वार को रोका जाता है, जरूरत पड़ने पर उसे आक्रमण मार भी दिया जाता है। ठीक, इसमें ढाल, फिर अस्त्राण सर पर पहनने वाला वही टोप, चाहे लोहे का हो चाहे चमड़े का हो, वो होता था, और शरीर पर पहनने के लिए कवच होता था। ठीक है, ये रक्षात्मक होते थे। किलेबंदी, युद्ध यात्रा एवं वाद्य यंत्र आप देख सकते हैं। इसमें सुरक्षा हेतु पूर्व सम्राटों की भांति किलों का निर्माण किया जाता था। ह्वेनसांग ने सुरक्षा हेतु ईंटों की मोटी दीवारों का वर्णन किया है। इस काल में युद्ध अभियान से पूर्व जितने कोस की युद्ध यात्रा करनी होती थी, ब्रह्म मुहूर्त से पहले लगभग 3 बजे प्रातः उतनी ही बार नगाड़ा बजाकर युद्ध की दूरी का संकेत दिया जाता था। यानी जितनी बार बजाया जाता था तो समझ लीजिए उतना कोस की यात्रा करनी है सैनिकों को। ठीक है, और अभियान के नगाड़े बजते ही तंबुओं का उखड़ना और लदना शुरू हो जाता है कि अब चलिए चलना है। उच्च कुल की महिलाओं एवं बधुओं, जो बहुएं होती थीं, नई राजकुमारियां होती थीं, राजाओं के राजमाता होती थी, बधुएं होती थी, नई बधू जिसे कहते हैं। ठीक है, उनको निवास या सुरक्षित स्थान पर भेजकर जैसे ही युद्ध यात्रा की तैयारी पूर्ण हो जाती, ध्वजवाहकों को आगे करके समस्त सेना को व्यूहबद्ध किया जाता था तथा सम्राट के निरीक्षण के पश्चात युद्ध यात्रा प्रारंभ हो जाती थी। सेना को उत्साहित करने के लिए वाद्य यंत्र तथा नगाड़ों का भी प्रयोग किया जाता था। वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता था जिसमें प्रमुख होते थे शंख। शंख आप सब लोग जानते हैं, महाभारत काल में आप देखे होंगे।
सारंग होती थी, दुंदुभी होते थे, नगाड़े होते थे आदि यही चीज़ें प्रमुख होती थी जो बजाने के लिए वाद्य यंत्रों में प्रयोग किए जाते थे। और इस प्रकार हम ये देख सकते हैं कि एक प्रतिभावान राजा की भांति हर्षवर्धन ने भारत को विदेशी आक्रमणों से सुरक्षित किया तथा संपूर्ण भारत को एक सूत्र में जोड़कर उसे शक्तिशाली बनाया। जब तक हर्षवर्धन का साम्राज्य रहा, किसी भी विदेशी आक्रांता का भारत की ओर देखने का साहस नहीं हुआ। लेकिन हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात अरबी, तुर्की एवं अन्य विदेशी आक्रमणों ने भारत में अपनी जड़ें जमानी प्रारंभ कर दी और प्राचीन भारत के अंतिम हिंदू सम्राट एवं साम्राज्य का अंत हो गया। मित्रों, आप देखेंगे कि इसी के बाद 645 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हुई। उसके बाद 40-50 साल तक कोई आक्रमण, वही छोटे मोटे आक्रमण जरूर होते रहे हैं, लेकिन उसके बाद प्रथम मुस्लिम आक्रमण या जो अरबी आक्रमण हुआ था 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने किया था सिंध के राजा दाहिर पर, तो वे आक्रमण शुरू हो गए थे। उसके बाद आप देखेंगे कई आक्रमण शुरू हो गए थे। उसमें फुबुक्तगीन हो गया, बाद में जो है मोहम्मद गौरी हो गया, उसके बाद महमूद गजनवी हो गया, उसके बाद मोहम्मद गौरी हो गया, धीरे धीरे बाबर हो गया, उसके बाद नादिर शाह हो गया, अब्दाली, मतलब कई आक्रमण होते शुरू हो गए, अंग्रेज तक यहाँ पर चले आए। मित्रों, उसके बाद फिर मध्यकाल और प्राचीन मध्यकालीन भारत शुरू हो गया, फिर आधुनिक भारत शुरू, कहने का मतलब विदेशियों ने भारत पर राज करना शुरू कर दिया तब के बाद। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर, हाँ थोड़ा सा मित्रों और आपको बता दें इसमें। मित्रों, यहाँ पर हम देखेंगे एक चीज़, जैसे प्राचीन भारत को मौर्य काल हो गया, गुप्त काल हो गया, और जो है ये आपका हो गया हर्ष काल। जैसे प्राचीन भारत में चूंकि मौर्य काल के जो निर्माता थे आचार्य चाणक्य थे, उन्हीं के सिद्धांतों पर मौर्य काल चलता था, जिसमें कूट युद्धों की अधिकता होती थी। लेकिन गुप्त काल में कूट युद्धों से सारी व्यवस्थाएं मौर्य काल की ही चलती थी, लेकिन कूट युद्धों के स्थान पर धर्म युद्ध गुप्त काल में अधिक होते थे। हाँ, सुरक्षा व्यवस्था प्रशासनिक व्यवस्था मौर्य काल में अच्छी थी, लेकिन थोड़ा सा जो है गुप्त काल में ढीलापनी होनी शुरू हो गई थी। ठीक है, थोड़ी सी ढिलवाही होनी शुरू हो गई थी। लेकिन वहां पर मौर्य सम्राट जो थे वो सेनाएं की संख्या बहुत बड़ी रखते थे, उनको अन्य राजाओं पे भरोसा नहीं था। लेकिन यहाँ पर आगे गए गुप्त काल में, तो गुप्त काल में सेनाओं को सामंती आधार पर गठित किया था, जिसमें केंद्रीय सत्ता के पास सेना सिर्फ उतनी ही होती थी जितनी उनको जरूरत थी। आवश्यकता पड़ने पर एकाध राजा को दबाकर जो है आक्रमण कर सकते थे, बाकी सारी जरूरत की चीजें अपने सामंत राजाओं पर ही निर्भर करते थे। और वही सामंती व्यवस्था हर्षवर्धन के काल में भी चल रही थी। ठीक है मित्रों, उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको जरूर समझ में आया होगा। मित्रों, एक बार आपसे फिर कहेंगे कि लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए। बाकी पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए और खुश रहिए।